आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड है। इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे क्या कहा? फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे कह रहा है नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। अगर आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तो बेटा नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन आगे बोल रहा है आपसे, इन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन या नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डैश। तो आप तमाम लोगों ने बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन का। अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला है मेरे पास। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है बेटा? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इस तरीके से आप बनाते हो इंक्लाइन प्लेन। ये आपने बॉडी को प्लेस किया। बॉडी को प्लेस करके आपकी ये बॉडी इस तरीके से मूव करेगी और इसकी एक्सेलरेशन कहलाएगी इसकी। अगर फ्रिक्शन जीरो होने का मतलब फ्रिक्शन लेस है, तो जो इसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब अगर फ्रिक्शन जीरो है, अब आप देखो फ्रिक्शन जीरो हो गई, फॉर्मूला आ गया मेरे पास ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। क्या इस फॉर्मूले में आपके पास कहीं मास आ रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं, इस फॉर्मूले में मास तो नहीं आ रहा। मास नहीं आ रहा इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी फ्रिक्शन एज इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो यही तो सवाल बोला है कि ऑन एन फ्रिक्शन एज इंक्लाइन प्लेन यानी नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है कि आप फ्रिक्शन एज इंक्लाइन प्लेन पे चाहे बड़ी बॉडी रख दो या चाहे छोटी बॉडी रख दो, दोनों की जो एक्सेलरेशन है बेटा वो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हुए आएंगे। यानी आपकी जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, जबकि एरिया पे करेगी। एरिया कितना है, बड़ा एरिया है छोटा एरिया है। डेंसिटी पे करेगी, वॉल्यूम पे करेगी, लेकिन जिस पे डिपेंड नहीं करेगी वो मेरे पास क्या है? मास है। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज डैश। अब देखो आपकी ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये जो एक्सेलरेशन है बेटा ये डिपेंड कर रही है साइन पे, यानी साइन थीटा यानी एंगल पे डिपेंड कर रही है। आपकी जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रही है एंगल पे। अब साइन निकाल के आप चेक कर लो। आप निकाल के देखो साइन जीरो, आप निकाल के देखो साइन 30, आप निकाल के देखो साइन 60, और आप निकाल के देखो साइन 90। चारों आंसर निकाल के देखो। साइन जीरो निकालोगे आंसर जीरो आएगा, साइन 30 निकालोगे आंसर आएगा 0.5, साइन 60 निकालोगे आंसर आएगा 0.866, और साइन 90 निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। भाई चार ऑप्शन दे रहा था ना, 0, 30, 60, 90। अब चारों ऑप्शन के चारों के मैंने साइन निकाल के दिखा दिए। किस वाले साइन का मैक्सिमम आंसर आ रहा है? सर जीरो मैक्सिमम थोड़ी है, 0.5 भी कम है, 0.866 भी कम है। जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो आ रहा है 90 पे। यानी साइन 90 पे जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। और 1 आंसर का मतलब क्या है? ये 1 आंसर मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि आप तमाम लोग को ये बात पता है कि साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? सर साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, और वो 1 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो साइन पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर एंगल कितना डिग्री होगा? अगर एंगल होगा मेरे पास 90 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा इट इज इजियर टू रॉ अप वुडन ब्लॉक along an inclined plane than to pick it up vertically because। चाहे वुडन ब्लॉक हो या कोई भी चीज हो, आप घर के पास इंक्लाइन प्लेन यानी स्लोप क्यों बनाते हो? घर के पास स्लोप बनाने की वजह क्या है? मतलब आप स्लोप क्यों बना रहे हो? तो आप बोलेंगे सर स्लोप बनाने की वजह यह है कि आप अपनी चीज को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाएं, यानी हाइट पे ले जाएं। तो हाइट पे ले जाने से होता क्या है? आप बोलेंगे सर हाइट पे ले जाने से ये होता है कि उसका वेट रिड्यूस हो जाता है, वेट कम हो जाता है। अब अगर इसका करेक्ट जवाब आपको बताऊं ना, एग्जैक्टली जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अ वेट ऑफ पार्ट इज ओवरकम। क्यों? क्योंकि जब आप इसके ऊपर बेटा किसी बॉडी को प्लेस करते हो, मैंने इस बॉडी को रखा,
इस बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड होता है जिसको आप बोलते हो mg से, लेकिन जैसे ही आप mg को रखते हो उस वेट के कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कंपोनेंट हो जाता है mg cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाता है मेरे पास mg sin थीटा। ये तो आपने पढ़ा है ना, आपके वेक्टर के कंपोनेंट हो जाते हैं, एक कहलाते हैं mg cos थीटा, एक कहलाता है mg sin थीटा। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपका वेट था, उस वेट ने एंगल बनाया था, तो आपने उस वेट के कंपोनेंट कर दिए, एक कहला रहा है mg cos थीटा, एक कहला रहा है mg sin थीटा। यानी आपका वेट जो है ओवरकम हो जाता है, एक कंपोनेंट इसमें से कैंसिल हो जाता है, यानी mg cos थीटा कैंसिल हो जाता है और सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है। जाहिर सी बात है, आपके पास सपोज करो 10 रुपए हो, 10 के आप दो हिस्से कर दो, दो हिस्से करोगे, एक अगर 2 का है तो दूसरा कितने का होगा, 8 का। अब आप देखो, अब जैसे ही 10 रुपए के आपने हिस्से किए तो दूसरा हिस्सा तो उससे कम ही होगा ना। अब हिस्से जब कर दोगे तो उसका मतलब जो आंसर होगा वो आपका कम आंसर आएगा। सेम यही था कि वेट mg था, वेट भारी था, जब आपने उसके कंपोनेंट किए तो एक कंपोनेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है रिएक्शन r से। तो जो कंपोनेंट अब आप इसको मूव कराते हो वो कहलाता है मेरे पास कौन, mg sin थीटा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी वेट इज ओवरकम। मैं लिख भी देता हूँ वेट ओवरकम कैसे हो जाता है, ताकि आपको फिर आइंदा से अगर इस तरह का एमसीक्यू है तो उसका जवाब भी आप दे दो। एक कहलाता है mg cos थीटा, एक कहलाता है mg sin थीटा। कौन कैंसिल हो जाता है सर, mg cos थीटा कैंसिल हो जाता है, जो बच जाता है वो कौन है, mg sin थीटा है। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 4 में कहा अ बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन अंडर इट्स ओन वेट। आपकी एक बॉडी है, इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही है और स्लाइड करते हुए आ रही है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए आ रही है। इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। अब इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल बेटा बन रहा है 30 डिग्री। बताओ फ्रिक्शन का एंगल कितना होगा। तो बेटा जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का होगा वही एंगल फ्रिक्शन का भी होगा। अब देखो फ्रिक्शन इसके अपोजिट होगी ना, तो जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का है वही एंगल फ्रिक्शन का भी होगा। जितना ज्यादा आप एंगल को बढ़ाओगे, अब देखो दूसरा एंगल अगर मैं ऐसे कर दूं, इंक्लाइन प्लेन, दूसरा इंक्लाइन प्लेन बनाया मैंने, इसके ऊपर भी बॉडी को रखा। अब देखो दूसरे वाले इंक्लाइन प्लेन का आपको एंगल ज्यादा नजर आ रहा है, सपोज करो ये एंगल है मेरे पास 75 डिग्री, दूसरे वाले इंक्लाइन प्लेन का एंगल ज्यादा नजर आ रहा है, तो दूसरा वाला एरो भी देखो फ्रिक्शन का ज्यादा ऊपर की तरफ है, यानी एक पहले वाली फ्रिक्शन का एरो नीचे की तरफ है, दूसरा वाला फ्रिक्शन का एरो ज्यादा ऊपर की तरफ है। यानी जितना ज्यादा एंगल बढ़ाओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन का एंगल भी बढ़ेगा। अब अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल है बेटा मेरे पास 30 डिग्री, तो फ्रिक्शन का एंगल भी कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन का भी एंगल हो जाएगा मेरे पास कितना डिग्री, 30 डिग्री ही हो जाएगा। तो ये था मेरे पास एमसीक्यू नंबर 4। तो एमसीक्यू नंबर 5 अब आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग डाउन आई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। बेटा स्मूथ का मतलब होता है कि उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी फ्रिक्शन लेस है। स्मूथ का मतलब क्या है, फ्रिक्शन लेस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मेरे पास a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरे पास फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन का, और इसका फॉर्मूला लिखा हुआ मेरे पास a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब आपने बेटा आगे बढ़े, मैंने लिखा ए इक्वल टू जी साइन थीटा, जी की जगह पे आ जाएगा 9.8, क्योंकि जी की वैल्यू मुझे नजर आ रही है, मैंने जी की जगह पे रखा 9.8। और एंगल मुझे कितना नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर एंगल सवाल में दिया आपको 30 डिग्री, एंगल दे रहा है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 30। अब साइन 30 अब अगर आप निकालो, देखो अब साइन 30 नजर आ रहा है ना, कैलकुलेटर यूज करो। बेटा ये तो 9.8 एज इट इज रहेगा जो नजर आ रहा है, ए इज इक्वल टू 9.8। साइन 30 निकालोगे तो साइन 30 का आंसर आ रहा है 0.5। बेटा अब 9.8 को कैलकुलेटर की मदद से जरा मल्टीप्लाई तो करो, 9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही 9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.9, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट में लिख दूं सही, एक मिनट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा ये आपकी बॉडी ये डाउनवर्ड आ रही थी, यानी नीचे की तरफ आ रही थी, इस तरीके से कि आपकी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा अ बॉडी इज मूविंग अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45। अच्छा अब याद रखिएगा बेटा आपकी बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, मूविंग अप का मतलब है कि वो मूव कर रही है अपवर्ड।
फिर दोबारा उसने बोल दिया फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है, और आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखाओ, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। तो एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला लगाओगे आप, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। बेटा जी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 9.8, एंगल मुझे दे रहा है 45, कैलकुलेटर की मदद से साइन 45 निकालोगे, बेटा आंसर आ जाएगा साइन 45 का 0.766। सॉरी मैंने मिस्टेक करी, 0.766 नहीं है, बल्कि आंसर आ रहा है 0.707। अब यही आंसर बेटा कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करो, 9.8 को 0.707 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा 6.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब लेकिन एक सवाल में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है। याद रखिएगा आज के बाद से, कभी भी आपकी बॉडी अगर अपवर्ड मूव करेगी, आपकी बॉडी कभी भी अगर अपवर्ड मूव करेगी, तो उसकी एक्सेलरेशन के साथ साइन आएगा माइनस का, क्योंकि आपने तो कॉमन सेंस की बात पढ़ी हुई है, जिसको अगर मैं अगर आपको बताऊं कि क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, आप उसके अपोजिट जा रहे हो, अपवर्ड जा रहे हो, तो उसकी एक्सेलरेशन के साथ बेटा साइन किसका आना चाहिए, माइनस का साइन आना चाहिए। इसलिए आप फॉर्मूले में सबके साथ माइनस 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 लगाओगे तो करेक्ट आंसर भी बेटा माइनस वाला हो जाएगा। जबकि देखो ना ऊपर वाले एमसीक्यू में डाउन था, उसने मैंने स्टार बनाया हुआ भी आपके सामने के मूविंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन प्लस में होगी, और ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन किस में होगी, माइनस में होगी। इसके बाद आते हैं ला 7 और 8, लास्ट दो एमसीक्यू रह गए, एमसीक्यू नंबर 7 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। व्हेन अ बॉडी मूव्स अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, बेटा रफ का मतलब है कि उसमें फ्रिक्शन जीरो नहीं है, यानी फ्रिक्शन लेस नहीं है। रफ का मतलब ये कि उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद है। When a body moves up a rough inclined plane, it is acted upon by dash forces। अब इसकी डायग्राम बनाने पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम आप बनाओगे तो ये एमसीक्यू आपको समझ में आएगा। अब देखो इसके पास जो फोर्सेस लगती है, मैं आपको फोर्सेस बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर फोर्स भी बनाई थी, आपने वेट के कंपोनेंट बनाए थे ना, ये देखो वेट के कंपोनेंट बने हुए एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। तब आपको डायग्राम बनाने पड़ेगी। आपने इसका पहला कंपोनेंट बनाया बेटा, पहला कंपोनेंट कहलाता है एम जी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट कहलाता है बेटा मेरे पास एम जी साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए। जबकि ये इसका रिएक्शन कहलाता है, रिएक्शन को बेटा आप किससे लिखते हो, रिएक्शन को लिखते हो आर से। क्योंकि अब आपकी बॉडी बेटा मूव कर रही थी अपवर्ड, क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पे मूव करती हुई नजर आ रही है अपवर्ड, अपवर्ड मूव कर रही है, तो लिहाजा अब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी बेटा, वो फ्रिक्शन लगेगी, डाउनवर्ड फ्रिक्शन लगेगी, क्योंकि अब वो अपवर्ड मूव कर रही है ना, वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये कि उस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी बेटा, फ्रिक्शन हमेशा बॉडी की मोशन के अपोजिट होती है। यानी फ्रिक्शन अगर अपवर्ड है, बॉडी अगर अपवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो एक्ट करेगी वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अब यहाँ पे फोर्सेस को काउंट कर लो, टोटल कितनी फोर्सेज इस बॉडी पे लग रही हैं। तो आप बोलेंगे सर पहली जो फोर्स लग रही है, एक लग रही है एम जी कॉस थीटा, एक लग रही है एम जी साइन थीटा, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन आर, एक लग रही है फ्रिक्शन एफ। तो कुल मिला के जो फोर्सेज लग रही है, वो फोर्सेज कितनी लग रही हैं, 4 फोर्सेज लग रही हैं। तो करेक्ट जवाब बेटा मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। करेक्ट जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 फोर्सेस। लास्ट एमसीक्यू है मेरे पास, एमसीक्यू नंबर आपके पास नजर आ रहा है 8। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है ऐसा इंक्लाइंड प्लेन जिसपे फ्रिक्शन ना हो, यानी फ्रिक्शन लेस हो। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू रिपीट हुआ। फर्स्ट एमसीक्यू में भी कहा था ना कि अगर आपके पास नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन जीरो हो जाए, फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन हो, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड नहीं करती। तो आपने आंसर लगाया था मास ऑफ द बॉडी, और सेम यही आंसर है कि अगर आपके पास फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन हो, फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन, लिहाजा इसकी जो एक्सेलरेशन है ये मास पे डिपेंड नहीं करती। और यही आपने डेरिवेशन पढ़ी है इंक्लाइंड प्लेन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, हाँ डिपेंड्स अपॉन, अच्छा मास पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा अगर मास पे डिपेंड नहीं करती तो किस पे डिपेंड करती है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, मैं फॉर्मूला आपको बताऊं बेटा। फॉर्मूला पढ़ा आपने ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, भाई मास पे तो डिपेंड नहीं कर रही, मास तो आपने कैंसिल कर दिया। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में जो चीज आ रही है वो कौन आ रहा है,
वो आ रहा है एंगल। यानी ना मास आ रहा है, ना रिएक्शन आ रहा है, ना वेट आ रहा है, बल्कि जो चीज आ रही है वो कौन है, एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन डिपेंड करती है बेटा किस पे, एंगल पे डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पहुंच के आपके इंक्लाइन प्लेन के एमसीक्यू भी कंप्लीट हुए।